नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। पिछले दिनों 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए और आज उन विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। हालांकि अभी मिजोरम का चुनाव परिणाम आज नहीं है, वो कल होगा, लेकिन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए और अभी परिणाम मैं कह सकता हूं अभी उसके ट्रेंड आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं और रुझान में बीजेपी आगे निकलती दिख रही है। 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना में कांग्रेस आगे है। काफी एक जो एग्जिट पोल आया था, उस एग्जिट पोल के बाद से लगा कि एक काफी कांटे की टक्कर होगी, 1 टू 1 फाइट होगा, आमने सामने की टक्कर होगी। लेकिन जो अभी तक जो रुझान आए हैं, उन रुझानों में बीजेपी आगे निकलती दिख रही है। इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। जो अभी चुनाव के जो रुझान है, क्या हालात है, किन परिस्थितियों और कैसे वो आगे के हालात होंगे, राजनीतिक हालात होंगे, उन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद साहब हैं और बीजेपी से अनामिका जी हैं। सबसे पहले अनामिका जी, आपके चेहरे बता रहे हैं, जिस वक्त से आप आए हैं उस वक्त से आपके चेहरे बता रहे हैं, परिणाम को किस तरह से देख रही है? 3 राज्यों में बीजेपी आगे निकलती दिख रही है। दीपक जी, इस परिणाम को मैं इस तरह से देख रही हूँ। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से अलग जाकर भारत के एक नागरिक की तरह, एक राष्ट्रवादी और सनातनी की तरह मैं देख रही हूँ। ये एक सनातनी, राष्ट्रवादी और विकासशील सरकार की जीत है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मैं पिछले 3 महीने से वो सुन के उसी तरह की बातें जदयू, आरजेडी और कांग्रेस प्रवक्ता से के अनर्गल तथ्य और सत्य से अलग जो प्रलाप करते थे दीपक जी, मुझे मतलब अजीब लगने लगता था। आपने खुद देखा है, वो बोलते रहते थे एक ही तरह की बातें। और जैसा कि नीतीश जी को लग रहा था कि उन्होंने जातीय जनगणना करा के बहुत बड़ा शगुफा छोड़ दिया है, तो मैं फिर कहती थी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सनातनी राष्ट्रवादी जनता एक हो गई है और वो जाति के टुकड़ों में बिल्कुल भी नहीं बटेगी। और आज 3 प्रदेशों की जनता ने, इवन आप तेलंगाना में देखिए, तो हम 10 सीटों पे आगे चल रहे हैं, जहां हमारे पास 2 सीटें थी और हम वहां बेहतर स्थिति में होंगे बहुत। और हम तीनों जगह पर भी बहुत अच्छी तरह से सरकार बना रहे हैं, बहुत छोटे मार्जिन से हम सरकार नहीं बना रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को देश के जनता जनार्दन ने, मैं बहुत मजबूती से कुछ शब्द बोलना चाहूंगी जो मैं हमेशा बोलती हूँ, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। राजस्थान में गहलोत सरकार ने, या प्रियंका जी हो या किसी ने, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में कसर नहीं छोड़ी, पर भारत की सनातनी ने उस मुफ्त की रेवड़ियों से इनकार किया। उन्होंने भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धरातल पे खड़े हुए राम मंदिर बनाने वाले, 370 हटाने वाले और संस्कृति की रक्षा करने वाले भारतीय जनता पार्टी को चुना। साहब, आपने पूरे अभी सुबह से, जब से काउंटिंग शुरू हुई है, आपने उस रुझान को देखा है, लगातार आपकी उसकी आपकी नजर बनी हुई है उस पे। किस तरह से देख रहे हैं जो अभी ट्रेंड आ रहा है 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी एकदम से लीड करती हुई नजर आ रही है? पूरे परिणाम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो 3 राज्यों का जो आप नाम ले रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में था। वहां कोई रीजनल पार्टी नहीं है, या है भी तो बहुत नॉमिनल है, उनका कोई वो महत्व नहीं है। तो सीधा मुकाबला इन तीनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस में था, और बीजेपी को बहुत बढ़त मिली है, बहुत फायदा मिला है और बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है तीनों। यानी सबसे ज्यादा जो अनएक्सपेक्टेड जिसको कहा जाए कि छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी देखिए बीजेपी आगे निकल रही है। तो अब तो ये हो गया है कि जो भी हिंदी हार्टलैंड, हिंदी भाषी राज्य जो हैं, वहां अब कांग्रेस नहीं रह गई। जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ उसके पास था हिंदी बेल्ट में, वो भी उसके हाथ से निकल गया। तो यानी अब पूरे हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी का राज्य हो गया है। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। और साथ ही साथ अब 2024 को अगर इससे जोड़ के देखिए, तो 2024 में भी अगर यही ट्रेंड रहा, और मुझे लगता है कि शायद यही ट्रेंड रहेगा, तो इसमें कांग्रेस को बहुत बड़ी नाकामी और हार का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। हिंदी हार्टलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कांग्रेस को तेलंगाना में कामयाबी मिली है, 5 साल वहां एक रीजनल पार्टी की सरकार रही, लेकिन वहां मुकाबला कांग्रेस का बीआरएस से था, वहां बीजेपी से मुकाबला नहीं था, इसलिए कांग्रेस वहां निकल गई। जहां भी उसका मुकाबला कांग्रेस बीजेपी से हुआ, कांग्रेस का, वहां बीजेपी ने कांग्रेस को
साइडलाइन किया है, मैंने किनारा कर दिया है उसको। तो ये बीजेपी के अच्छा, एक चीज और भी देखिए, ये तीनों राज्य में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में, बीजेपी ने किसी को चेहरा नहीं बनाया था कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये चेहरा नहीं बनाया गया था। हालांकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री वो कई वर्षों से बने हुए हैं, लेकिन उनको चेहरा नहीं बनाया गया था। इसी तरह से राजस्थान में वसुंधरा को कोई चेहरा नहीं बनाया गया, वसुंधरा राजे सिंधिया को, या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को नहीं बनाया गया। वहां चेहरा कौन थे? नरेंद्र मोदी चेहरा थे। तो ये जितने भी जीत हुई है वो नरेंद्र मोदी के नाम और उनके चेहरे पर हुई है। और ये इसका असर, अब मैं बात करता हूँ इसका असर, देखिए है तो ये 4 राज्यों की बात, लेकिन इसका असर पूरे भारतवर्ष में पड़ेगा। कम से कम नॉर्थ इंडिया में तो पूरे भारत में इसका असर पड़ना ही पड़ना है। और वो 2024 में ये जो आज जो नतीजे आ रहे हैं सामने, वो दर्शाएंगे 2024 में क्या होने वाला है। जिस तरह से ये अभी जो चुनाव हुआ, जाहिर सी बात है, कहा ये जाता है फैजान साहब की जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसके ट्रेंड को बहुत कंपैरिजन नहीं कराया जाता लोकसभा से। लेकिन ठीक चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ये 4 राज्यों का चुनाव परिणाम, जाहिर सी बात है कि इसे सेमीफाइनल के रूप में माना जा रहा था और कांग्रेस इस चुनाव को लेकर काफी उत्साहित थी। तो जाहिर सी बात है कि इस चुनाव के बाद और इंडिया गठबंधन और तमाम अगले जो चुनाव होने हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, वही बात मैं कह रहा था। ये 2000 ठीक है, विधानसभा के चुनाव दूसरे इश्यूज पर होते हैं, उनके मुद्दे दूसरे होते हैं, उनका एरिया भी दूसरा होता है। लेकिन अब 1 साल के अंदर लोकसभा का चुनाव होना है, तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता है कि होने वाला है कि आज अगर राजस्थान, अब देखिए राजस्थान में 40 से ज्यादा सीटें गंवाई हैं कांग्रेस ने, उसी तरह से 30 से ज्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में गंवाई हैं। तो इसका असर लोकसभा के चुनाव पर तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि इसका बिल्कुल असर नहीं पड़े। लेकिन ये और बात है कि अब आगे इंडी अलायंस जो है वो इस पर क्या सोच विचार करता है और कैसे इसको लड़ता है। लेकिन अभी भी मुझे शक है कि इंडी अलायंस शायद ये हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी को उतना इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर पा रहा है। फैजान साहब, अभी जिस तरह से अभी जो चुनाव के ट्रेंड आए, अभी इंडिया गठबंधन की जिसकी बात हो रही है, उस गठबंधन में लगातार एक तरह से जिसे कहें कि एक विराम सा आ गया था, वो चाल उसकी थम सी गई थी। अब जबकि जो चुनाव के परिणाम आए उसके बाद से हालात चेंज हुए और चेंज होने शुरू हुए और तत्काल मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इसकी मीटिंग बुला ली है। जिस मीटिंग लगातार उनके सहयोगी कांग्रेस पर दबाव बना रहे थे, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो रही थी। अब यह मीटिंग अनाउंस हो गई कि 6 दिसंबर को वो इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी। देखिए, आपको याद होगा अभी पिछले महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बात पब्लिकली कही थी कि इसमें इंडिया अलायंस के काम में या उसको आगे बढ़ाने में विराम आ गया है। और उन्होंने एक तरह से इसके लिए ब्लेम किया था कांग्रेस को। कांग्रेस का उसकी तरफ से जवाब भी आया था कि भाई हम लोग अभी 4 जगह 5 जगह जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें हम लोग लगे हुए हैं, वो चुनाव हो जाते हैं उसके बाद हम लोग इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाने और उसके कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। लेकिन शायद कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं थी कि उनके हाथ से 2 राज्य निकल जाएंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ये और बात है कि वो एक सोलेस है वो तेलंगाना का, लेकिन ये 2 बड़े राज्य वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है हिंदी हार्टलैंड के, वो कांग्रेस के हाथ से निकल जाएंगे। ये एक बड़ी नाकामी है कांग्रेस की और इस पर उन्हें फिर से एक बार विचार विमर्श करना होगा कि इंडी अलायंस को कितना मजबूत बनाया जा सकता है। या कि देखिए अभी राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें कोई अलायंस नहीं था। जो पार्टियां जैसे बीएसपी हर जगह चुनाव लड़ रही थी या आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, इन लोगों ने कहा कि साहब हमारा जो है वो विधानसभा चुनाव में कोई अलायंस नहीं है, वो अलायंस अगर होगा तो
लोकसभा चुनाव में होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में अलायंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये अब बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जिस तरह का रिजल्ट आया है उसे मतलब ये बात कही जा सकती है कि डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ है और ये थोड़ा सा इन लोग का मोरल भी डाउन हुआ होगा इंडी अलायंस का। अनामिका जी, अभी जो जिस तरह के ट्रेंड अभी आए हैं और जाहिर सी बात है कि ये आप लोगों को उत्साहित करते हैं। ठीक है, 4 राज्यों के अभी आए हैं, कल मिजोरम का भी आएगा। अब सबकी नजर इस बात को लेके है क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव का बिहार में, खास करके बिहार बीजेपी के मनोबल पर कितना असर पड़ेगा, कितना मोरली आप लोग हाई फील करेंगे? दीपक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, दीपक जी, मैं पहले भी कहती रही हूँ कि मैं पहले भी कहती रही हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ भारत का देवतुल्य मतदाता जुड़ा है। और जब वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो केंद्र की सरकार के हमारे लोक कल्याणकारी काम रहे हैं, उनके साथ साथ देखिए, आज का जो युवा है, आज की जो सोशल मीडिया का जमाना है, किसी को बरगला नहीं सकते। अब वो समय नहीं ना कि आप कहते रहे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या कर दिया। सबके पास सारी तथ्यात्मक जानकारी और सारे विषय हैं। आज जब वो देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब विश्व के प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, तो भारत का जिस तरह से सम्मान बढ़ता है, यूक्रेन में जिस तरह से छात्र वापस आते हैं, आप उनसे पूछिए नरेंद्र मोदी जी की ताकत और भाजपा की ताकत। जब पाकिस्तान के लोगों को भी झंडा लेकर भारत का निकलना पड़ता है वहां से, आप अभिनंदन के बारे में पूछिए। आपको याद होगा शिमला समझौते में क्या हुआ था, इंदिरा जी ने क्या किया था, हमारे हजारों सैनिक छोड़ दिए गए। अगर आपको याद हो, हमारे हजारों सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था पाकिस्तान में। एक बार भी इंदिरा जी ने बात नहीं की थी, और शिमला समझौते पे उस समय हम लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो जब देखते हैं कि एक अभिनंदन जाता है, उसको लेने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। तो ऐसा ताकतवर, अपनी बात पे खड़ा रहने वाला, देश के लिए अड़ने मरने वाला व्यक्ति चाहिए उनको अपने नेता की तरह। हम उन्हें चाहिए, भारत की जनता को चाहिए। जब संस्कृति का ही नाश हो जाएगा दीपक जी, तो क्या करेंगे वो सड़कों पर, क्या करेंगे झूठे पैसों का जो महीने में देने का वादा कर रही है कांग्रेस। और उन्हें राहुल गांधी का असली चेहरा सामने आ जाता है जब वो देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसे खुद का ही नहीं पता कि उसकी धर्म और जाति क्या है, और वो कह रहा है कि मैं चीख चीख के कि मैं जातीय जनगणना पूरे देश में कराऊंगा। आप तो देश को बांट रहे हैं, आप इस देश को जातियों में बांटने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि आप डर गए कि भारत का हिंदू आज एक है, ना वो अगड़ा है, ना पिछड़ा है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है। तो आप जब इस समय ये देख रहे हैं, और नीतीश कुमार जी की जातीय जनगणना की भी हवा निकल गई है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। 2024 में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे, भारत का निर्माण करेगी देश की जनता, वैभवशाली भारत। अनामिका जी, आपके पास इन चुनाव के परिणाम होंगे, तो यहीं पर आपका मुकाबला जातीय जनगणना की रिपोर्ट, जाहिर सी बात है, कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने, ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिसका सामना बीजेपी को चुनाव में करना है। बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा दीपक जी, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। बिहार की जनता समझ चुकी है कि जातीयता का मतलब, ओबीसी का मतलब लालू परिवार के लिए अपना परिवार है, नीतीश जी के लिए एक झूठा तुष्टीकरण है। क्या जनता ये याद रखेगी, जातीय जनगणना याद रखेगी? और जो विशेष राज्य के दर्जे की बात है, तो वो ये नहीं पूछेंगे कि पहले यहाँ पर 30 साल कांग्रेस सरकार में रहती है, उसके बाद 33 साल लालू जी और नीतीश जी मिलकर रहते हैं, तो विशेष राज्य का दर्जा किसने नहीं दिया बिहार को? मैंने कहा ना, सोशल मीडिया का जमाना है, आप बरगला नहीं सकते। आज का मतदाता सब कुछ जानता है, वो सब कुछ पता करता है। एक विषय, कितनी हास्यप्रद बात है कि ये कहते हैं ओबीसी को उसका वो नहीं मिला, जातीय जनगणना कराकर क्या करेंगे आप? जातीय जनगणना राहुल जी कहते हैं जिससे जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो फिर तय करें तेजस्वी जी कि वो 14% होने के बाद 70-80% यादवों को टिकट क्यों देते हैं आरजेडी में? नीतीश जी बताएं कि वो 2.14% होने के बाद कुर्मी होने के बाद वो सीएम क्यों है? और राहुल जी तो बेचारे बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो अपनी इतने ज्यादा खोजना पड़ेगा कई पीढ़ियों तक कि वो है क्या बेसिकली। उन्हें तो धर्म ही नहीं पता, तो जाति कैसे पता चलेगी? तो भारत की जनता, मैंने कहा आपको कि उन्हें एक विश्व में अपनी क्षमता को लेकर खड़े रहने वाला एक नेता चाहिए, देश को संस्कृति की रक्षा कर। अब इंडोनेशिया जैसे जो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहां राम भगवान की पूजा की जा सकती है, हनुमान जी को संस्कृति का हिस्सा माना जा सकता है, उनके प्रतीक लगाए जा सकते हैं। और भारत में आप रामनवमी की छुट्टी नहीं देंगे, तो क्या जनता याद नहीं रखेगी कि शुक्रवार की छुट्टी दी गई थी? हमारी संस्कृति का किस दिन का हिस्सा है शुक्रवार? रामनवमी के जुलूसों में पथरा हुआ था। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं दीपक जी, जब जब आप अकबर बने रहेंगे, जब जब नीतीश कुमार और कांग्रेस अकबर बन के अफीम चटाती रही, तब तक भारत की जनता सोई रही। जब जब ये औरंगजेब बनेंगे, तब तब हर जगह से शिवाजी निकलेंगे। और वही हुआ राजस्थान में, अति उत्साह में अशोक गहलोत जी अकबर बन गए।
अकबर नहीं बन के वो औरंगजेब बन गए, और औरंगजेब बनने के ही परिणाम है कि आज उनके साथ राजस्थान में आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से और एक बड़े मार्जिन से सरकार बना रही है। कन्हैया की बिलखती हुई लाश को नहीं भूले, उसके परिवार को नहीं भूले, वो निसहाय बेबस कन्हैया, उसकी क्या गलती थी? मतलब क्या बात है दीपक जी कि वो सिर्फ रूपा शर्मा का समर्थन करते तो उसे मार देंगे। तो कल आप, मैंने कहा ना कि आग लगेगी तो उस जद में मकान आपके और मेरे भी होंगे। मैं आज खुश इसलिए नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं खुश इसलिए हूं कि मेरे बेटे को कभी कश्मीर की तरह छोड़कर नहीं भागना पड़ेगा आने वाले समय। तो भारत की जनता ये समझ गई है कि उसे कश्मीर नहीं बनाना है, ना बिहार को, ना राजस्थान को, ना मध्य प्रदेश को। तो नीतीश जी की कोई भी चाल नहीं चलने वाली है, किसी भी तरह के तुष्टीकरण की चाल, ये बात वो समझ चुके हैं दीपक जी। फैजान साहब, ये अभी जिस तरह के कांग्रेस की जो अभी जो रुझान या फिर आने वाले समय में जो जो स्थिति है, एक समय इंडिया गठबंधन जब बना उसके बाद कांग्रेस लीड सीट पर आ गई, ड्राइविंग सीट पर आ गई, और उसके बाद सीटों का बंटवारे की भी मांग उठी। नीतीश कुमार, तमाम जितने भी सहयोगी दल है, उन्होंने सीट बंटवारे की मांग की। उस वक्त कांग्रेस ने यह कहा कि 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद करेंगे। अब जो परिणाम आए हैं, कांग्रेस कैसे डिफेंड करेगी अपने आप को, अपने ही गठबंधन में, अपने ही सहयोगी के साथ, उन सहयोगियों के साथ जिनको उन्होंने चुनाव में अपने साथ नहीं रखा? दीपक जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बिल्कुल पूरी तरह नहीं समझ सका कि आपका सवाल क्या है। लेकिन मैं एक बात मैं पहले ये कह दूं कि हम लोग यहाँ अभी जो 4 राज्यों के जो चुनाव के जो नतीजे या जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, उन पर बात करने के लिए बैठे हैं। यहाँ हम लोग कोई दूसरा इशू पर अगर बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपने ये जो कहा है इंडिया लाइन, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका हूँ क्योंकि आपकी आवाज मैं एक ठीक बार नहीं आ रही थी। सवाल दोहराता हूँ तो मैं फैजान साहब, ये अगर कहना आपको अभी मेरी चाहूंगा आवाज मिल रही है तो। कि जी, मैं ये कह रहा था कि जब इंडिया गठबंधन बना तो कांग्रेस उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठी, और सीट बंटवारे की जब बात हुई तो ये कहा गया कि 5 फिर राज्यों के आवाज चुनाव गड़बड़ हो रही परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद फिर सीट बंटवारे की बात होगी। अब जाहिर सी बात है कि अब जो जिस तरह के अभी रुझान परिणाम जिस तरह से अभी आ रहे हैं, उसके बाद क्या कैसे डिफेंड करेगी कांग्रेस अपने सहयोगियों को इंडिया गठबंधन में? नहीं, देखिए दीपक जी, मैंने पहले भी यही बात कही थी कि जब कांग्रेस ने ये कहा कि 5 राज्यों के चुनाव हो जाएं, उसके बाद हम लोग इंडिया अलायंस की जो उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन उन्हें डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुआ होगा। आज के जो चुनाव के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, उससे जरूर डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा कि 2 राज्य उनके हाथ से निकल गए हैं, यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। तो इस सेटबैक के कंटेक्स्ट में या वो क्या आगे की रणनीति बनाएंगे, ये तो वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग जाने। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी ने कांग्रेस को इन 3 राज्यों में पूरी तरह से परास्त कर दिया है, बुरी तरह से परास्त किया है। और इसका असर इंडिया अलायंस के जो आगे जो सीट बंटवारे की बात हो या जो भी हो, उस पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अब इंडिया अलायंस में जो जितने भी एलाइज हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं और किसी न किसी स्तर पर वो कांग्रेस को ही ब्लेम करेंगे कि कांग्रेस ने हम इंडिया अलायंस को लीड नहीं किया, या वो हम लोग को एक एक नहीं रख सके। नतीजा ये हुआ कि विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें अब जैसे आम आदमी पार्टी तो इंडिया अलायंस में, ठीक है, बीएसपी नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो है, लेकिन वो भी अपना चुनाव अलग अलग लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी ताकत जो है वो बटी है, और इसका फायदा और ज्यादा हुआ बीजेपी को तो बहरहाल एडवांटेज था ही, लेकिन उनके वोट जो शेयर घटे हैं कांग्रेस के, उसका एक रीजन ये भी है कि अलग अलग पार्टियां वो भी चुनाव लड़ रही थी और उन्हें भी कुछ वोट परसेंटेज मिला, जिसकी वजह से कांग्रेस का वोट परसेंटेज घटा है इस 4 चुनाव में। तो अब जो आगे जो, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो मीटिंग बुलाई है या जो भी अब आगे की बात होगी, तो उस वो जो भी मीटिंग होगी उसमें बहरहाल कांग्रेस डिफेंसिव रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ये अभी आज की तारीख में कांग्रेस इज ए बिग लूजर। तो उसको तो डिफेंसिव होना ही पड़ेगा। वो हो सकता है कि वो अब अपने एलाइज जो उसके जो साथ जो पार्टियां हैं उनकी बात ज्यादा मानने के लिए मजबूर होना पड़े। एक बात और बार बार आ रही है कि कांग्रेस ने सभी तीनों राज्य में
ऐलान किया कि वादा किया कि हम कास्ट सर्वे करवाएंगे। जी जी ये ठीक है, वहाँ कास्ट सर्वे की ये जो प्रॉमिस था वो काम नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद कास्ट सर्वे का जो इम्पैक्ट बिहार में पड़ेगा वो दूसरे राज्यों में नहीं पड़ेगा, वो चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उन राज्यों में उतना नहीं पड़ेगा जितना बिहार में पड़ेगा। इसलिए अब ये देखना होगा कि बिहार के चुनाव में अगर कास्ट सेंसस का असर नहीं पड़ता है तो इसका मतलब है कि अब अपने देश में कास्टिज्म खत्म होती जा रही है। जी। एक अंतिम सवाल माफ कीजिएगा अनामिका जी, आपसे जो अभी हालात बने हुए हैं, अभी जाहिर सी बात है कि इन चुनाव के बाद जो लोकसभा के चुनाव आएंगे तो उसमें जातीय जनगणना का मुद्दा रहेगा। आप लोगों ने भी उसका समर्थन किया है। आप लोग इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगी या इस मुद्दे के अगेंस्ट में जाएंगी? दीपक जी, जातीय सर्वेक्षण से हमें कभी ऐतराज था ही नहीं एक विषय, परंतु जातीय सर्वेक्षण जरूरी है और उसके आधार पे विकास किया जाएगा, लोक कल्याणकारी योजनाएं दी जाएंगी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते। दोनों चीजें कोई ऐसे समानांतर चले ऐसा आवश्यक नहीं, क्योंकि देश की आजादी के बाद से ही लगातार इस तरह के मापदंडों पर, मापकों पर काम होता रहा है कि जो बीपीएल सूची बनाई जाती है या जो हितग्राही सूची बनाई जाती है उस पर काम किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जाति के लिए कभी जगह ही नहीं रही है, इसलिए हम कभी जाति की बात ही नहीं करते हैं और हम न जातीय आधार पर चुनाव लड़ते हैं दीपक जी। और मैं बहुत मजबूती से कहना चाहूंगी, फैजान जी कह रहे थे कि हम मुद्दों पर बात करें, तो ये मुद्दे ही हैं, ये मुद्दे ही हैं। और आने वाले, फिर मैं दोहराऊंगी, देश की राष्ट्रवादी जनता बिल्कुल जाति के टुकड़ों में नहीं बटेगी। अगड़ा पिछड़ा, दलित, महादलित, इसमें बहुत बांटा जा चुका है भारत की जनता को, वो बिहार में भी नहीं बटेगी। उनके लिए, उन्हें पता है कि पिछड़े का मतलब होता है लालू जी के परिवार का, अपने परिवार का पोषण करना, उसको आगे बढ़ाना। और यहाँ उन्हें पता है कि जिस तरह के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है नीतीश जी ने, जिस तरह से तुष्टीकरण के लिए फरमान जारी किया है छुट्टियों का, रक्षाबंधन की छुट्टी, दीपक जी आप भी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, बताइए क्या है जायज है? आप रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, शिवरात्रि की छुट्टी काट दे रहे हैं। तो आने वाले समय में उन्हें इस बात के परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे जो उन्होंने हिंदुओं को, सनातनी को, इस देश के लोगों को टुकड़ों में बांटों की चेष्टा की है दीपक जी। जी, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक हालात बदलेंगे, ये पहले से तय था। अब जाहिर सी बात है कि ये जो चुनाव परिणाम होंगे, विधानसभा के चुनाव बिहार की राजनीति पर भी काफी असर डालेंगे। 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक है, उस बैठक में क्या होगा ये तमाम चीजों पर नजर रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग लिया। अनामिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फैजान साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।